जय हिंद दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। मुगल वंश का जो सीरीज चल रहा था इतिहास में, उसका ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंशकालीन साहित्य एवं कला को। मतलब इस दौरान, मुगल वंश के दौरान कितनी सभी पुस्तकें लिखी गई हैं और चित्रकला का विकास कैसे कैसे हुआ है, इस सब को देख लेते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग मुगल काल के प्रशासन को देख लिए थे और स्थापत्य कला को देख लिए थे। ये चित्रकला और इसके साहित्य मतलब पुस्तक, कौन कौन सी रचना हुई है, वो सबको देख लेना है। इस जब देख लेंगे तो पूरा मुगल वंश अब खत्म हो जाएगा। इस हम लोग पीछे जब मुगल वंश के सभी राजाओं को पढ़ रहे थे ना, तो ये सब बताए हुए हैं हम उसमें, लेकिन उसमें से झांट कर अगर एक जगह सेपरेट जगह है तो आसान हो जाएगा याद करने में। तो अब देखते हैं इसके समय कौन कौन सी पुस्तकों की रचना हुई थी। तो ये इसलिए लिख दिए हैं कि ये सब हम पीछे याद करवा दिए हैं। देखिए, तुजुक ए बाबरी को कौन लिखा था? बाबर खुद लिखा था, अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुक ए बाबरी, जो तुर्की भाषा में लिखी थी। कौन सी भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। लेकिन इसको फारसी भाषा में बाबरनामा कौन कर दिया? अब्दुल रहीम। इसको तो हम पीछे याद भी करवाए थे कि बाबरनामा कौन लिखा है? अब्दुल रहीम इसके नवरत्नों में भी शामिल था। अब्दुल रहीम को खाना का उपाय दिया था, ये बैरम खान का पुत्र था। तो अब्दुल रहीम इसको फारसी भाषा में कर दिया था। ये फारसी में है। ये जो तुर्की थी, तुजुक ए बाबरी थी, ये तुर्की भाषा में थी। इसके बाद जो भी पुस्तकें लिखी गई है ना इन लोग के मुगल वंश में, सब फारसी भाषा में लिखी गई है। तो मुगल वंश का भाषा अगर पूछे देगा कि मुगल वंश कौन सी भाषा का प्रयोग करता था, चाहे मुगल वंश में कौन सा भाषा ज्यादा प्रचलन में था, तो फारसी भाषा था। सब पुस्तकें फारसी भाषा में मिल रही है इन लोग की। तो अब दूसरा किताब है हुमायूंनामा को हम पढ़ाए थे पीछे कि गुलबदन बेगम इसकी बहन लिखी थी। हुमायूंनामा को ये खुद नहीं लिखा था, अपनी बहन इसकी लिखी थी। तो गुलबदन बेगम लिखी थी। अकबरनामा को भी खुद नहीं लिखा था, अबू फजल इसके जो नवरत्नों में शामिल थे अकबरनामा को लिखे थे। वो 3 भाग में अकबरनामा को बांटे थे ना। एक भाग में अकबर के राजा बनने से पहले का संघर्ष था, एक भाग में राजा बनने के बाद का संघर्ष था, और तीसरे भाग में और जो आईने अकबरी कहा जाता है वो अबू फजल इसी में अकबर नामा में तीसरा भाग लिख के आईने अकबरी लिख दिए थे। आईने अकबरी भी पूछ देगा कि आईने अकबरी का रचयिता कौन है, तो अबुल फजल है। कहें कि वो अकबर नामा का वो पार्ट ना है, कौन वो पुस्तक है, वो अलग थोड़ी ना है जिसमें अकबर और अबू फजल का संबंध दिखाया गया है। तुजुक ए जहांगीरी, ये पुस्तक जो है तुजुक ए जहांगीर खुद अपना आत्मकथा लिख रहा था, लेकिन 80% जब तक कंप्लीट कर पाता जहांगीर मर गया, और उसको 20% इसके लास्ट के जीवन को, जब इसको जेल में डाल दिया था शाहजहां, तो लास्ट के जीवन को मोतमिद खान लिखे थे। मोतमिद खान, तब तुजुक ए जहांगीरी को जहांगीर भी लिखा था 80% और कुछ भाग को मोतमिद खान लिखे थे। उसके बाद शाहजहांनामा हम पीछे नहीं पढ़ाए थे, इसको यहाँ पर याद कर लीजिएगा। शाहजहांनामा को इनायत खान, शाहजहां के जीवनी को कौन लिखा है? इनायत खान। शाहजहां के जीवनी को कौन लिखा है? इनायत खान। औरंगजेब के बारे में कोई कुछ नहीं लिखा, औरंगजेब का कोई पुस्तक नहीं है, औरंगजेब का कोई ना आत्मकथा ये लिखा है अपना, न कोई इसका पुस्तक है। तबकात ए अकबर, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है इन लोग का, मुगल वंश का ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तबकात ए अकबर, इसको निजामुद्दीन अहमद लिखे थे। निजामुद्दीन अहमद तबकात ए अकबर को निजामुद्दीन अहमद लिखे थे। ये जो निजामुद्दीन अहमद लिखे थे तबकात ए अकबर को, इसमें पूरे मुगल वंश की जानकारी मिलती है, पूरे मुगल वंश की, पूरा दिल्ली सल्तनत। इससे पहले यहां पर दिल्ली सल्तनत चल रहा था ना, दिल्ली सल्तनत से लेके मुगल वंश सबका सारांश लिख दिए हैं। दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल वंश, बहुत बड़ी पुस्तक है तबकात ए अकबर। पूछ देगा कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसमें पूरे मुगल वंश का मिलता है सारांश, तो है तबकात ए अकबर। निजामुद्दीन अहमद लिखे थे। सभी पुस्तकों को हम लोग देख लिए। कुछ ऐसी पुस्तकें थी जो पहले हिंदू धर्म में थी, उन लोग को अनुवाद किया गया है। अनुवाद इन लोग फारसी भाषा में किए थे, क्योंकि इन लोग की जो पुस्तकें थी इन लोग समझ जा रहे थे सब। लेकिन जो हिंदू धर्म की पुस्तकें थी, इबादत खाना बना था, तो हिंदू धर्म की पुस्तकों को सभी तो संस्कृत में थी, तो सबको अनुवाद करना पड़ेगा ना। तो एगो अनुवाद विभाग भी था अकबर के समय, अब्दुल रहीम उसके अनुवाद विभाग के मुख्य थे, वो बाबरनामा लिखे थे। तो इन लोग जो भी हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, महाभारत, रामायण, गीता, ये सब जो पुस्तकें हैं, वेद सब संस्कृत में लिखा गया था, तो सबको ये फारसी में अनुवाद किए हैं। फारसी में अनुवाद किया है सबको। कहाँ, किस भाषा में अनुवाद किया गया है? फारसी में। तो महाभारत को अनुवाद किए थे बदायूनी किए थे, और अबू फजल, बहुत बड़ी पुस्तक है महाभारत, अबू फजल और फैजी,
फैजी हम बताए थे, ये दोनों अबू फजल और फैजी दोनों भाइये न थे, ये दोनों नवरत्न में शामिल थे। तो महाभारत बहुत बड़ी पुस्तक है, 18 गो पर्व है उसमें, मतलब जो पूरा युद्ध का वर्णन किया गया है महाभारत का। तो महाभारत का यहाँ पर 3 लोग मिलके उसका अनुवाद किए थे। गीता भी महाभारत का एक हिस्सा है, लेकिन गीता को इन लोग नहीं अनुवाद किए थे। रामायण को कौन अनुवाद किया था? तो रामायण को बदायूनी अनुवाद किए थे, बदायूनी। ये सब याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है सब। बदायूनी महाभारत को भी किए थे और रामायण को भी किए थे, और अथर्ववेद को बदायूनी इसमें भी किए थे। बदायूनी का देखिए कितना है, बदायूनी। और ये एगो और इसमें मिला था, हाजी इब्राहिम। तो अथर्ववेद जो है हिंदू धर्म की पुस्तक, उसको लिखे थे, उसका फारसी अनुवाद किए थे कौन? बदायूनी और हाजी इब्राहिम। बदायूनी हाजी इब्राहिम। रामायण का बदायूनी और महाभारत का बदायूनी अबू फजल फैजी। एक लीलावती पुस्तक है, लीलावती और नल दंपति, ये दोनों का अनुवाद किए थे फैजी। तो लीलावती और नल दंपति ये कहानी है, कहानी का एक किताब है। तो ये सब हिंदू धर्म का किताब था। तो इसका फारसी अनुवाद किए थे दोनों का फैजी, नीलावती और नल दंपति का फैजी। फैजी कौन कौन किए थे? नीलावती का और नल दंपति का, और महाभारत का कुछ हिस्सा फैजी किए थे। फिर राजतरंगनी का लिए किए थे शाह मोहम्मद शहबादी। शाह मोहम्मद शहबादी। राजतरंगनी हिंदू धर्म की पुस्तक है, शाह मोहम्मद शहबादी। 3 बार 4 बार बोलिए, याद हो जाएगा, शाह मोहम्मद शहबादी। और उपनिषद का और गीता, ये दोनों का फारसी अनुवाद किया था दारासिको कौन था? शाहजहां का पुत्र था, इसी को न दिया था शाहजहां। पहले ही विद्वान था, इसको छोटा अकबर भी कहा जाता है। शाहजहां को ही दिए, शाहजहां इसी को गद्दी दिया था, लेकिन औरंगजेब इसको मार और के गद्दी पर बैठ गया था। तो महाभारत को बदायूनी, अबू फजल और फैजी। महाभारत को 3 लोग मिलकर किए थे। रामायण को अकेले बदायूनी कर दिए थे। रामायण का फारसी अनुवाद कौन किया था? बदायूनी। क्वेश्चन पूछ देता है, रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो बदायूनी ने किया था। उसके बाद ये अथर्ववेद का बदायूनी इसमें भी किए थे, और हाजी इब्राहिम, 2 लोग मिलकर किए थे, बदायूनी और हाजी इब्राहिम। फिर लीलावती और नल दंपति का फैजी किए थे। उसके बाद राजतरंगनी का शाह मोहम्मद शहबादी। 2-3 बार लिखिए, याद कीजिए, याद हो जाएगा। शाह मोहम्मद शहबादी। उपनिषद और गीता को दारासिको खुद अनुवाद किया था। ये कौन था? शाहजहां का बेटा था, दारासिको। तो हम लोग अनुवाद, कुछ पुस्तक था इन लोगों का अनुवाद था, और कुछ इन लोग खुद लिखा था, इन लोग फारसी भाषा में, इन लोग का जीवनी को, वो सब इसकी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। तो इसको तो हम पीछे बहुत बढ़िया से याद करवा दिए होंगे, इसको यहाँ पर याद कर लीजिएगा बहुत अच्छी तरह से, ये क्वेश्चन पूछता रहता है एग्जाम में। तो हम लोग साहित्य को देख लिए, इन लोग के कालीन जो भी इंपॉर्टेंट साहित्य था, मतलब जो भी पुस्तकें थी और जिस पुस्तकों का अनुवाद हुआ था, उस सब को हम लोग देख लिए, यहाँ पर याद कर लिए। और मुगल काल में चित्रकला का भी विकास हुआ था बहुत अच्छी तरह से। जहांगीर को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, जहांगीर के समय बहुत अच्छा तरह से विकास हुआ था। तो चित्रकला को अब देखते हैं कि इसके चित्रकला, इन लोग मुगल वंश के समय कौन कौन सी चित्रकला थी, या कौन कौन से चित्रकार थे, किस कालीन में, किस राजा के समय में कौन कौन से चित्रकार थे, सबको हम लोग अब यहाँ पर देख लेते हैं। बाबर के समय देखिए, बाबर के समय एक बेहजाद नाम के चित्रकार थे। बेहजाद बाबर के समय कौन था? एक बेहजाद नाम का चित्रकार था, बहुत बढ़िया चित्रकार था। इसको पूर्व का राफेल कहा जाता है। बेहजाद को क्या कहा जाता है? पूर्व का राफेल। राफेल का मतलब, जैसे राफेल जो थे ना, वो यूरोप के बहुत बड़े चित्रकार थे। राफेल जो थे, ये आज वाला राफेल नहीं जो हम लोग का फाइटर जेट है, ये वाला नहीं, यूरोप के एक चित्रकार थे राफेल। तो हम लोग ये भारत में बेहजाद उस समय चित्रकारी कर रहे थे बाबर के समय, तो हम लोग पूर्व की तरफ पढ़ते हैं। हम लोग एशिया जो है महाद्वीप में सबसे पूर्व की ओर है, तो पूर्व का राफेल कहा जाता है किसको? बेहजाद को। पूर्व का राफेल किसको कहा जाता है? बेहजाद को। बाबर के समय के चित्रकार कौन थे? पूर्व का राफेल, बेहजाद।
हुमायूं के समय दो चित्रकार थे प्रमुख, प्रमुख का बस हम लोग याद कर रहे हैं, बहुत से चित्रकार थे लेकिन जो प्रमुख थे उन्हीं का नाम पूछता है इतिहास में क्वेश्चन। तो हुमायूं के समय थे सैयद अली, मीर सैयद अली, तो सैयद अली याद कीजिए ना, सैयद अली, सैयद अली। और एक थे अब्दुल समद, अब्दुल समद। तो दो को चित्रकार हुमायूं के समय याद कर लीजिए, सैयद अली और अब्दुल समद, सैयद अली और अब्दुल समद, सैयद अली और अब्दुल समद, 2-3 बार बोलते रहे, याद कर लीजिए। आज वाला जो है सब यादें करने वाला है, इसमें समझना ये नहीं है, समझना का है, सब तो उसमें से छांट के निकाला गया है। तो सैयद अली और अब्दुल समद, सैयद अली और अब्दुल समद, सैयद अली और अब्दुल समद। अकबर के समय चित्रकार थे केशव लाल, केशव लाल, लगन बसावन, और एक था दसवंत। अकबर के समय 3 गो महत्वपूर्ण चित्रकार थे, केशव लाल, लगन बसावन, दसवंत, केशव लाल, लगन बसावन, दसवंत, केशव लाल, लगन बसावन, दसवंत। ये जो दसवंत थे इसके समय के सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार थे, सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार। इन्होंने एक चित्रकारी बनाया था, एक पेंटिंग बनाया था, खानदाने तैमूरिया। खानदाने तैमूरिया मतलब क्या है कि तैमूर वंश का जो खानदान है पूरा, उन लोग का पूरा एक पेंटिंग बनाया था अकबर तक का। इन लोग हम पीछे बताए थे, जब बाबर का हम बता रहे थे, तो बाबर कहाँ से आया था, तैमूर वंश का था, तो तैमूर वंश का था बाबर, तो इन लोग सब तैमूर वंश का ना कहा जाएगा एक हिसाब से। तो एक खानदाने तैमूरिया, तो ये पूरा जैसे लेकर के तैमूर वंश से लेकर के बाबर, हुमायूं, अकबर, पूरा एक जैसे खानदान का चित्र बनाया था। उस चित्र को देख करके इसके पूरे खानदान को हम लोग देख सकते हैं, पूरे खानदान का वर्णन उस चित्र में कर दिया गया था। दसवंत बनाए थे। कौन सा चित्र बनाए थे, खानदाने तैमूरिया, खानदाने तैमूरिया, इसको लिख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है। खानदाने तैमूरिया, दसवंत, दसवंत अकबर के समय बनाए थे, खानदाने तैमूरिया, खानदाने तैमूरिया। अभी जहांगीर को देखिए, जहांगीर तो स्वर्ण काल था चित्रकला का, ये खुदो चित्र बनाता था, खुदो चित्र बनाता था। ये जहांगीर ऐसा था चित्रकार कि इसके समय अगर कोई 4-5 गो चित्रकार मिलकर भी कोई चित्र बनाएगा ना, जैसे हम बना दिए आंख, कोई और बना दिया नाक, कोई और बना दिया कान, कोई और बना दिया उसका मुंह, अगर वो एक पूरा एक चित्र बना दिया गया, सब अलग अलग आदमी बनाया है, अगर जहांगीर के सामने रख दिया जाएगा ना, तो जहांगीर इतना बढ़िया से चित्रकारी को समझ जाता था, वो बता देता था कि मुंह कोई और बनाया है, नाक कोई और बनाया है, आंख कोई और बनाया है, कान कोई और बनाया है, उसको पता चल जाता था। तो जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्ण काल था, ये स्वर्ण काल इसके समय चित्रकला का। प्रशासन का स्वर्ण काल अकबर के समय, और स्थापत्य कला बिल्डिंग का स्वर्ण काल शाहजहां के समय, और चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के समय। तीनों के समय देखिए, तीनों अलग अलग काम करते जा रहा है। पहले वो प्रशासन सुधार दिया अकबर, तो जहांगीर देखा कि प्रशासन का सुधारना, वो चित्रकला को सुधार दिया, उसके बाद शाहजहां वास्तुकला बिल्डिंग को सुधार दिया, सब अलग अलग काम करते जा रहा था, इसलिए मुगल वंश और बढ़िया से विकास कर रहा था। तो जहांगीर के समय इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके समय जहांगीर के समय ना इसलिए स्वर्ण काल कहा जाता है क्या कि इस सब फारसी चित्रकला बना रहे थे। जैसे फारस के इन लोग आए थे, फारस से, तो इन लोग उस भाषा में, फारसी मतलब अपना फारसी, उधर का अफगानिस्तान, कबूल, उधर की जो शैली थी, फारसी शैली थी, फारसी शैली जो थी ना, थी, उसका अंत हो गया जहांगीर के समय। फारसी शैली से भारतीय शैली में आ गया, भारतीय शैली। जैसा आजकल हम लोग चित्र देखते हैं, इस शैली में जहांगीर के समय परिवर्तन हो गया था चित्रकला का। पहले इसके समय फारसी शैली में बन रहा था, लेकिन उसके बाद भारतीय शैली में बनने लगा। तो पूछेगा क्वेश्चन कि मुगलों की असली मूल शैली जो थी, वो उस चित्रकला का अंत किसके समय हो गया था, तो जहांगीर के समय। मुगलों की जो मूल चित्रकला थी ना, वो जहांगीर के समय खत्म हो गया। मुगलों की मूल चित्रकला जहांगीर के समय खत्म हो गया। इसके बाद कौन सा चित्रकला आ गया, भारतीय चित्रकला आ गया, भारतीय चित्रकला। तो जहांगीर के समय एक परिवर्तन हुआ था। भारतीय जब चित्रकला आ गई ना, तो बहुत सारा चित्र बनने लगा, बहुत से कलाकार यहाँ के जो थे वो भी चित्र बनाने लगे, कलाकारों को बहुत अच्छा मौका मिल गया, तो इसलिए इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके समय दो प्रमुख चित्रकार थे, एक थे मंसूर जो थे, इनको नादिर उल अस्त्र का उपाधि दिया था जहांगीर इनको। मंसूर एक चित्रकार थे जिनको नादिर उल अस्त्र का
को उपाधि दिया था जहांगीर। ये पक्षियों के चित्र बहुत अच्छी तरह से बनाते थे, पक्षी विशेषज्ञ थे ये, पक्षी का चित्र पूछेगा। जहांगीर के समय पक्षी के चित्र बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था, तो मंसूर। उनको कौन उपाधि दिया गया था, नादिर उल अस्त्र। और एक चित्रकार थे अब्दुल हसन, अब्दुल हसन, इनको भी एक जहांगीर उपाधि दिया था, नादिर उल जामा, नादिर उल जामा। उनको दिया था नादिर उल अस्त्र, नादिर उल अस्त्र, और अब्दुल हसन को नादिर उल जामा, नादिर उल जामा, नादिर उल जामा। ये व्यक्ति के मतलब जो आदमी है, आदमी का चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। किसका, व्यक्ति का, मतलब व्यक्ति, आदमी का चित्र, आदमी का चित्र ये देख के बना देते थे, नादिर उल जामा। तो दो प्रमुख चित्रकार थे, मंसूर, नादिर उल अस्त्र जो पक्षी का चित्र बहुत बढ़िया बनाते थे, और एक थे अब्दुल हसन, नादिर उल जामा जो व्यक्ति का चित्र बहुत बढ़िया बनाते थे। इसके समय फारसी चित्रकला का अंत हो गया भारत में। जो मुगल की वास्तविक चित्रकला का अंत किसके समय हो गया, जहांगीर के समय। और भारतीय चित्रकला का शुरुआत किसके समय हो गया था, जहांगीर के समय। इसलिए इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। जब शाहजहां आया ना, तो शाहजहां तो बिल्डिंग का निर्माण करवा रहा था, इसको चित्रकला पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन शाहजहां के समय एक है पॉइंट की छोटे चित्रकला, छोटा चित्रकला, जैसे छोटा चित्र और रंग का विकास, रंग का विकास। इसके समय छोटा छोटा चित्र चलने लगा, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, जैसे छोटी छोटी चित्र। इसके समय इन लोग के समय बहुत बड़ा बड़ा चित्र बनता था, लेकिन जहांगीर के बाद शाहजहां के समय छोटा छोटा चित्र बनने लगा और रंगों का विकास हो गया। बहुत बढ़िया बढ़िया रंग बिरंगी चित्र बनाने लगा इन लोग के समय। इन लोग के समय, इसके समय कोई खास विकास नहीं हुआ था और खास चित्रकार नहीं रहते थे। इसके समय तो सब वास्तुकार रहते थे ना, बिल्डिंग विल्डिंग बनाता था, ताजमहल फलान ठेकान कितना बनवाया था। शाहजहां के समय छोटा चित्र और रंगों का विकास। औरंगजेब ई बकलोल जब आया तो ये तो चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया था, ये तो सरिया कानून लगा दिया था। सरिया कानून के हिसाब से आप लोग चित्र नहीं बना सकते हैं। ये तो चित्रकला पर सीधे प्रतिबंध लगाया। इन लोग विकास करते आ रहे थे, आई सीधे प्रतिबंध लगा दिया, खत्म। बिल्डिंग विल्डिंग बनाते रहा था, ये प्रतिबंध लगा दिया। अकबर सुधार करते आया था, ये प्रतिबंध लगा दिया था। सब पे तो औरंगजेब लास्ट में आकर प्रतिबंध लगाया है। तो इसीलिए इन लोग का पतन हो गया। खूब उड़ेंगे तो जाएंगे नीचे। ये प्रतिबंध नहीं लगाया, ये और ये काम किया। अकबर का जो मकबरा था ना, अकबर का मकबरा सिकंदरा में, हम कल बताए थे, अकबर का मकबरा सिकंदरा में फतेहपुर में, उस पर से मिटका दिया था। जो चित्रकारी उस पर की गई थी ना, सबको मिटका दिया था ये डस्टर से। तो ये मिटका दिया था, इसको भी याद कर लीजिएगा। औरंगजेब प्रतिबंध भी लगा दिया था, और जो अकबर का मकबरा पर चित्रकारी की गई थी सबको मिटका दिया था। तो चित्रकला को हम लोग देख लिए कि इसके समय कौन कौन से चित्रकार थे। बाबर के समय कौन थे, बेहजाद थे, इनको पूर्व का राफेल कहा जाता है। हुमायूं के समय मीर सैयद अली और अब्दुल समद। जहांगीर के समय मंसूर और अब्दुल हसन, एक पक्षी के लिए एक व्यक्ति के लिए। इसमें जहांगीर के समय भारतीय चित्रकला का शुरुआत हो गया था और मुगलों की मूल चित्रकला खत्म हो गई थी। शाहजहां के समय छोटे चित्र का विकास हो गया, रंगों का विकास हो गया, और औरंगजेब आया तो सब पे प्रतिबंध लगा दिया था, ये सरिया का कानून लगा दिया था। और अकबर की जो चित्रकला की गई थी उसके मकबरा पर, उसको मिटवा दिया था। ये देख लिए हम लोग चित्रकला को, पुस्तक साहित्य कला को देख लिए और चित्रकला को देख लिए। अब मुगल वंश में जितने भी चित्रकार थे महत्वपूर्ण जिनसे क्वेश्चन अराइज करता है, उस सबको हम लोग देख लिए। और जो ये राइटर थे जो अनुवाद किए थे, इन लोग से जो क्वेश्चन अराइज करता है वो भी हम लोग देख लिए। अब एक छोटा सा टॉपिक है, इन लोग मुगलों के समय जो विदेशी यात्री आए थे उन लोग को भी एगो छांट के निकाल देते हैं। एक जगह रहेगा तो बढ़िया से याद हो जाएगा। तो मुगलों के समय सबसे पहले यात्री कौन आया था विदेशी, हम बताए थे अकबर के समय रॉयल फिंच आया था ना अकबर के समय। रॉयल फिंच पुर्तगाल, वहां पर जो खंभात की खाड़ी गुजरात अभियान जब कर रहा था, ये गुजरात अभियान जब किया था 90 दिन में, तो वहां पर जब गया था खंभात खाड़ी देखा था, तो वहां पर कौन आया था, रॉयल फिंच आया था। वहीं पर हम बताए थे सबसे पहले विदेशी से भेंट कब हुआ था इसका, अकबर का, वहीं पर हुआ था। और वहीं से उन लोग यहाँ पर आंख गड़ा दिया था। तो पहला आए थे रॉयल फिंच, रॉयल फिंच कहाँ का था, ये अंग्रेज था। कब आया था, अकबर के समय। अकबर के समय कौन विदेशी यात्री आया था, रॉयल फिंच। अकबर के समय कौन विदेशी यात्री आया था, रॉयल फिंच। उसके बाद आया जहांगीर के समय। अकबर के समय अब कोई दूसरा नहीं है। जहांगीर के समय याद कीजिए, हम बताए थे कैप्टन हॉकिंस आया था। जेम्स प्रथम उसको व्यापार के छूट के लिए भेजे थे, लेकिन वो अकबर के लिए भेजे थे, आ गया था जहांगीर के दरबार में।
तो कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस कब आया था? 1608 ईस्वी में। ये भी था अंग्रेज, ये भी था अंग्रेज। किसके दरबार में आया था? जहांगीर, जहांगीर। तो जहांगीर इसको क्या कहा था? इंग्लिश खान। इसको कौन सा उपाधि दिया था? इंग्लिश खान। इंग्लिश खान की उपाधि कैप्टन हॉकिंस। इसके बाद कौन आया था? इसके बाद आया था टॉमस रो 1615 ईस्वी में। ये तो हम पीछे बताइए दिए थे। टॉमस रो, जेम्स द्वितीय इसको भेजे थे। ये कब आया था? 1615 ईस्वी में। किसके समय आया था? ये भी अंग्रेज था। किसके समय आया था? जहांगीर के समय आया था। जहांगीर के समय टॉमस रो आया था 1615 ईस्वी में। व्यापार का छूट इसको मिल गया था कि नहीं मिला था? मिल गया था व्यापार का छूट। इसके बाद जहांगीर के समय एक आए थे पिएट्रा डेरावेला। पिएट्रा डेरावेला, एतमादुद्दौला का मकबरा में पिएट्रा डोरा शैली का प्रयोग किया गया है। यही लाए थे वो शैली, पिएट्रा डोला वेला। तो जो पिएट्रा डोला वेला शैली है ना, इन्हीं के नाम पे है। इटली के थे ये, इटली, इटली के थे। इटली के किसके काल में आए थे? ये भी आए थे जहांगीर के काल में, जहांगीर के काल में। नूर जहां जो इसकी पत्नी थी, उसके पिता थे गयास बेग, उसको एतमादुद्दौला का उपाधि दिया गया था। उनका मकबरा लाहौर में है, सफेद संगमरमर से बना है। सबसे पहले पिएट्रा डोरा शैली का प्रयोग हुआ था इसमें। पिएट्रा डोरा शैली क्या थी कि संगमरमर को खोद करके उसमें कढ़ाई किया जाता था और बाद में चिकना कर दिया जाता था। वो पिएट्रा डोरा शैली कौन लाया था? इटली से यही लाए थे, पिएट्रा डोलावेला, पिएट्रा डोलावेला। इनको याद कर लीजिएगा। तो जहांगीर के समय 3 गो आया था, कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो और पिएट्रा डोरावेला। इसके बाद शाहजहां के समय एगो आया था ट्रेवेनियर, ट्रेवेनियर, ट्रेवेनियर। ये सब विदेशी यात्री भी पूछ देता है, इसको याद कर लीजिएगा। ट्रेवेनियर कब आया था? शाहजहां के समय, शाहजहां, शाहजहां। ये था फ्रांस का। ट्रेवेनियर कहाँ का था? फ्रांस का था। किस काम के लिए आया था? ये जौहरी था, जौहरी। ट्रेवेनियर कौन था? जौहरी था, फ्रांस का था, जौहरी था। मयूर सिंहासन बनवाए थे ना शाहजहां, तो उस पर कुछ सोना होना चढ़ाया गया था। सब वास्तुकला कलाकारी के लिए जौहरी के लिए बुलाए थे। किसको? ट्रेवेनियर आया था शाहजहां के दरबार में, फ्रांस का था ये। तो वो सब अंग्रेजे थे। ये सब 3 गो अंग्रेज थे। एगो इटली के थे पिएट्रा डोरा, और ट्रेवेनियर थे फ्रांस के। जहांगीर के समय, जहांगीर के समय 3 गो, और शाहजहां के समय ट्रेवेनियर। इसके बाद एक आया वर्नियर, वर्नियर। ये ट्रेवेनियर वर्नियर दोनों का एक के नाम है, लेकिन वर्नियर जो था ये अंग्रेज था। ये कहाँ का था? ये था अंग्रेज। कब आया था? शाहजहां के अंतिम समय में आया था। शाहजहां, शाहजहां प्लस औरंगजेब, ये दोनों के समय में यहाँ पर था। औरंगजेब, शाहजहां का जब अंतिम समय था ना, उस समय ये आया था। उत्तराधिकार का युद्ध देखा था, उत्तराधिकार का युद्ध ये देखा था। उत्तराधिकार, उत्तराधिकार युद्ध। उत्तराधिकार युद्ध को तो उत्तराधिकार युद्ध को कौन सा विदेशी यात्री देखा था? वर्नियर, 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 वर्नियर। याद कीजिएगा कि वार होता है ना, वार, युद्ध हुआ था, वार हुआ था, तो वार से वॉरियर, तो वर्नियर, वर्नियर। औरंगजेब के समय एक आया था मनुची, मनुची, मनुची। ये था, ये भी अंग्रेजे था, अंग्रेज था। एक प्रकार से गुप्तचर थे। तो मनुची, मनुची क्या थे? तोपची थे, तोपची, तोप चलाता था। किसके काल में आया था? औरंगजेब के काल में आया था। औरंगजेब, इसको सेना में रख लिया था औरंगजेब, अपने सेना में तोपची बना दिया था। आई सब सेना का खुफिया जानकारी इंग्लैंड भेजने लगा था। देख रहे हैं अंग्रेजों का नजर कहाँ तक है। यहीं पर नजर पड़ा था उसका अकबर पर। अकबर से नजर जब पड़ा ना कि अकबर इतना पैसा वाला है रॉयल फिंच को, उसके बाद सब अंग्रेज लाइन लगा दिए। कैप्टन हॉकिंस आया व्यापार का छूट के लिए, फिर टॉमस रो आया, ये भी अंग्रेज, फिर वर्नियर आया, ये भी अंग्रेज, मनुची आया, वर्नियर, ये तो सेना में शामिल हो गया। ये तो एजेंसी जैसा काम कर रहा है। ये तो उन लोग का गुप्तचर टाइप का हो गया। तो मनुची तोपची था, औरंगजेब के समय आया था। मनुची तोपची था औरंगजेब समय। औरंगजेब समय कौन आया था? तोपची था, मनुची आया था। शाहजहां के समय आए थे वर्नियर, लास्ट समय में उत्तराधिकार का युद्ध देखे थे। और शाहजहां के समय एक ट्रेवेनियर आया था जो जौहरी था। सभी विदेशी यात्री को हम लोग देख लिए, चित्रकार को देख लिए, पुस्तकों को देख लिए। सब पुस्तक तो हम याद करवाई देते थे। एगो ही पुस्तक तबकात-ए-अकबर जो है, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ये निजामुद्दीन अहमद पूरा दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल वंश का पूरा जानकारी दिए थे। और अनुवादित पुस्तक सब देखिए लिए हम लोग।
एक छोटा सा टॉपिक है, इन लोग का असली नाम जो था उसको भी एक जगह साइड करके पढ़ लेते हैं। सबका एक वो असली नाम था ना, सबका असली नाम हम लोग एक बार साइड करके पढ़ लेते हैं। यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, ये तो पुस्तक हम लोग पढ़ ही लिए थे, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मिटा करके सबका असली नाम हम बता रहे हैं। अब यहीं पर देख लेते हैं इन लोग का असली नाम, सभी राजाओं का जो बड़े बड़े राजा हुए थे उनका असली नाम देख लेते हैं। पीछे हम सबका बताए भी थे, फिर एक बार यहाँ पर हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं, एगो ही काहे के लिए छोड़ेंगे। बाबर का असली नाम क्या था? जहीरुद्दीन, जहीरुद्दीन, जहीरुद्दीन मोहम्मद, मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। फिर हुमायूं का बताए थे क्या था? नसीरुद्दीन, हुमायूं, हुमायूं का था नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। फिर इसके बाद कौन आया? अकबर, अकबर का क्या नाम था? अकबर का नाम था जलालुद्दीन, सब पीछे हम बताए हैं, जलालुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जलालुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, अरे हुमायूं नहीं ना, अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अकबर। इसके बाद कौन आया? इसके बाद था जहांगीर, जहांगीर, तो जहांगीर का असली नाम था नूरउद्दीन, नूरउद्दीन। इसका बचपन का नाम क्या था? सलीम था, बचपन का नाम इसका सलीम था। नूरुद्दीन, नूरुद्दीन मोहम्मद, मोहम्मद तो सब इन लोग का टाइटल है, मुस्लिम है तो टाइटल मोहम्मद, और जहांगीर, जहांगीर, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया शाहजहां, शाहजहां, तो शाहजहां का असली नाम क्या था? शिहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन मोहम्मद, मोहम्मद शाहजहां, शाहजहां। इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया औरंगजेब, औरंगजेब, औरंगजेब का असली नाम था मोहिउद्दीन, 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 मोहिउद्दीन मोहम्मद, मोहम्मद औरंगजेब, औरंगजेब। तो बाबर का था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, हुमायूं का नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, अकबर का जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जहांगीर का नूरउद्दीन मोहम्मद जहांगीर, शाहजहां का शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, औरंगजेब का था मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। तो ये बड़े बड़े राजा थे। इसके बाद तो पतन का काल चालू हो गया था। तो पतन के समय में दो गो का असली नाम था, एगो बहादुर शाह जो प्रथम राजा बना था, बहादुर शाह, बहादुर शाह। तो बहादुर शाह का असली नाम क्या था? मुअज्जम, मुअज्जम, औरंगजेब का पुत्र था वो, मुअज्जम, मुअज्जम, मुअज्जम। और एक थे मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के समय ही नादिर शाह आया था, उधर से आक्रमण किया था ईरान से। मोहम्मद शाह का असली नाम था रोशन अख्तर, रोशन अख्तर, वहाँ नहीं बताएं, इसको याद कर लीजिएगा, रोशन अख्तर, रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह का असली नाम रोशन अख्तर। तो इन लोग का हम ये सब असली नाम है। इन लोग अंतिम वाला जो नाम हुआ है ना, अंतिम वाला, यही हम लोग याद करते हैं। यहाँ से देखिए ऐसे पूरा अंतिम वाला टाइटल, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इस सब तो इन लोगों को उपाधि एक प्रकार से मिला था। शाहजहां का कब मिला था? जब ये दक्षिण भारत का जीता था। बाबर को बाघ के लिए उपाधि मिला था। इस सब का असली नाम ये था। तो इस सब नाम को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो आज का क्लास आपको याद हो गया होगा। अब मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। पूरा मुगल साम्राज्य का वीडियो 14-15 को वीडियो बना है पूरा, उसमें मुगल साम्राज्य पूरा एकदम एक एक करके एक एक पॉइंट को बताया गया है। सबको देख लीजिएगा। मुगल साम्राज्य खत्म। अब आगे का इतिहास का चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको याद हो गया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किए होंगे तो। तब तक के लिए जय हिंद।